आप पर 50 वर्ष के काली पानी का दंड लागू हो गया है। हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि अंग्रेजों को आपको फ्रांस के हाथों सौंपना ही चाहिए था। ऐसा कठोर निर्णय नहीं दिया जा सकता है। मुझने कहा, ठीक है, मैं कभी हेग के भरोसे रहा ही नहीं थी, परंतु क्या मुझे हेग का निर्णय देखने को मिलेगा? ये मेरे वश में नहीं है। आपके लिए जो संभव है वह मैं करूंगा। फिर भी हम अजनबियों की भी विह्वल करने वाला समाचार आपने जिस धीरज से सुना, वह मेरी सहायता पर निर्भर रहेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। वे सज्जन छटपटाते हुए बोले, ऐसा थोड़े ही है कि यह या इस तरह के समाचार मुझे भयंकर नहीं लगते, परंतु पहले से ही समझ बूझकर इस संकट का सामना करने के संकल्प से भरे होने के कारण हमारा मन कठोर हो गया है। यदि आप भी मेरी स्थिति में होते तो इसी विवेक के बल पर ऐसा ही धीरज रख पाते। आपकी सहायता के प्रति मैं आभारी हूं। इतने में किसी के आने की आहट हुई। वह सज्जन झट से मेरी कोठरी के आगे से निकल दूसरी दिशा की ओर अपने काम से चलते बने। मैं अपनी कोठरी में पीछे सरक कर खड़ा रहा। मन में शब्द गूंज रहा था, 50 वर्ष। तभी वे लोग आ गए जिनके आने की आवाज आई थी। अधिकारी ने द्वार खोलकर मुझे भोजन परोसवाया। हेग का निर्णय आने तक मुझे बंदियों का भोजन या वेश नहीं दिया गया था, क्योंकि कदाचित तब तक सरकारी आदेश नहीं आया होगा। भोजन करते समय मैंने हेतुपूर्वक ही अच्छे पदार्थ नहीं खाए, तो अधिकारी ने पूछा, क्यों राव साहब, आज खाते क्यों नहीं? खा तो रहा हूं, परंतु वही व्यंजन खा रहा हूं जो सभी बंदियों को मिलते हैं। कौन जाने, कल उन्हीं बंदियों के साथ काम करने मुझे भी जाना पड़े। कहाँ नहीं जा सकता। सदन्न कभी मिलेगा, कभी नहीं। हाँ, परंतु कदन्न तो सदैव साथ होगा। उससे मित्रता चिरकाल तक उपयोगी होगी। मैंने हंसते हुए कहा। अधिकारी ने उतावलेपन से कहा, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप फ्रांस लौट जाएंगे। ऐसा आदेश भी आ चुका है, ऐसा मैंने सुना है। आप बंदियों में काम करेंगे? राव साहिब, ईश्वर ऐसा कभी नहीं करेगा। इतने में एक सिपाही भागता आया, बोला, हवलदार जी साहब आता है। धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। भोजन परोसते हुए वे लोग आगे निकल गए। सुपरिटेंडेंट आया और नियमानुसार परंतु सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में मुझसे बोला, आगे से आपको बंदी कक्के कपड़े तथा अन्न मिलेगा। आपका 50 वर्ष का दंड आज से लागू हो गया है। मैं उठा, अपने घरेलू कपड़े उतार दिए, बंदी के कपड़े ले लिए और पहनने लगा। मन कांप गया। ये वख बंदी के वस्त्र जो आज शरीर पर चढ़ रहे हैं, अब फिर अभी उतरने वाले नहीं हैं। इन्हीं कपड़ों में मेरी अर्थी निकलेगी। धुंधले से विचार, किंतु मन उदास सा हो गया। सुपरिटेंडेंट यूं ही कुछ इधर उधर की बात कर रहा था। उसके संवाद में मन को बलात् उलझाया। इतने में सिपाही ने एक लोहे का बिल्ला लाकर हाथ में दिया। यही वह क्रमांक है जो प्रत्येक बंदी की छाती पर झूलता है। उस बिल्ले पर बंदी की मुक्ति का दिनांक अंकित होता है। मेरा मुक्ति दिनांक? मुझे मुक्ति भी है क्या? मृत्यु ही मेरी मुक्ति का दिनांक है। कुछ जिज्ञासा, कुछ निराशा, कुछ विनोद मिश्रित भाव से मैंने उस बिल्ले की ओर देखा। मुक्ति का वर्ष था सन 1960। पल भर के लिए उसका कुछ भी अर्थ उजागर नहीं हुआ। पल दो पल में ही उसमें निहित भयंकर अर्थ उजागर हो गया। दंड सन 1910 में और मुक्ति सन 1960 में। ने निर्मम व्यंग्य से कहा, कोई चिंता नहीं, दयालु सरकार आपको सन 1960 में अवश्य मुक्त कर देगी। मैंने उपहास में कहा, परंतु मृत्यु अधिक दयालु है। उसने मुझे इसके पूर्व ही मुक्त कर दिया तो? दोनों ही हंसे। वह सहज हंसा और मैं प्रयत्न पूर्वक हंसा। सुपरिटेंडेंट कुछ और चर्चा के बाद चला गया। सब लोग चले गए। मैं नीचे बैठा। शेष रहे हम दोनों, मैं और मेरा दंड, अकेले उस उदास कोठरी में एक दूसरे का सामना करते हुए, एक दूसरे का मुंह देखते हुए। इसके आगे उस दिन की कहानी तथा हृदय में मची खलबली हमने सप्तर्षि कविता के पूर्वार्ध में उसी पुस्तक में प्रकाशित की है।